पहले जी लकी बीस्ट ऑन धुरंधर, और ये तीसरा पार्ट है जी आज रौनक भाई के साथ जो है पॉडकास्ट जो थी टीआरपी की। तो अभी देखते हैं जी तीसरा पार्ट, उसमें क्या कहा गया है, और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदलियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's a very also guys that स्टार्ट। खमेनी को जो मारा वो भी प्रॉपर प्लानिंग से मारा सर था। देखो, खामनी को मारा, लेकिन थ्योरी ये है, वो मुझे नहीं पता सर, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया का कि खामनी को मारा, लेकिन सर अभी तक खामनी की डेड बॉडी का जनाजा क्यों नहीं निकाला? फोटो नहीं आया था ना, नहीं आया था। नहीं उनके लिए लोग निकले थे, आप बोले थे जनाजा नहीं सर, निकला। जनाजा क्यों नहीं निकाला अभी तक? एक एग्जांपल के लिए तो आप बोलो नहीं मरे हो। सर, मेरा देखो, मैं इसमें मेरी थ्योरी गलत भी हो सकती है, नहीं, तो आप मेरा अपनी पॉइंट ऑफ बताइए व्यू, आप। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि खामनी एक्चुअली क्या हुआ, एस अमेरिका ने ईरान को टाइम दिया कि भाई मैं तुझे 10 दिन का टाइम देता हूं, बात कर ले, खत्म कर। बात कर ले, खत्म कर ले। हाँ। ईरान को पता, ईरान को क्या, रशिया है ना बैक में, हाँ। रशिया को भी पता है कि ईरान के ऊपर हमला होगा, ये तो सबको पता है सर। हाँ। ईरान जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। तो ईरान, एसवीआर को ये चीज पता है कि ईरान की हर इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तभी तो मोहसिन फकीरजादे मर रहे हैं, तभी तो हानिया मर रहा है, तभी तो कासिम सुलेमानी मर रहे हैं, कोई ना कोई तो बता रहा है ना सर। तो अब क्या है, इसी चीज का, इसको बोलते हैं डबल एजेंट की तरह यूज करना, कि खुद क्या करो, इजराइल तक इंफॉर्मेशन दे दो, सीआईए तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि खामनी यहां पर आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन खुद पहुंचाओ वहां तक। तो जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, अटैक करवाओ, अटैक करवाते, अटैक करती, तो उस अटैक में किसी ने बचना तो है नहीं, कौन बचेगा? तो इस देर में क्या होता है कि बोलते हैं हाँ खामनी मारे गए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आते नितिन का भी स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं कि हमारे पास एविडेंस आ गया, फोटो आ गई हमारे पास, लेकिन अगले दिन कोई फोटो नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। तो उस बात को आज भी बात टल गई है 28 तारीख तक। और इसी बात का सीधा क्या होता है, ईरान भी कहता है हमारे लीडर मर गए। अब भाई तूने एक चीज बता, तूने यही युद्ध क्यों शुरू किया कि मुझे चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है, रिजीम चेंज करना है, चेंज कर दे तो युद्ध रोक देना। तो ईरान ने भी बोल दिया कि भाई हमारे लीडर मर चुके हैं, एक एग्जाम, हम राष्ट्रीय शोक करते हैं। तो हो गया, तो फिर भी अमेरिका अटैक कर रहा। और दूसरी चीज आपने सर एक चीज देखी है कि कभी भी, ये मेरी थ्योरी है कि अगर हमने महाभारत के टाइम से, महाभारत के अंदर भी एक चीज बोला जाता है कि तुम युधिष्ठिर को कैप्चर कर लो, युद्ध खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि यार युधिष्ठिर को क्योंकि दुनिया के अंदर क्या होता है, लीडर अगर खत्म हो जाएगा ना सर, तो युद्ध, सेना गिर जाती है, सेना गिर जाती है। हिटलर खत्म हुआ तो खत्म हो गया ना युद्ध सर। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोग नहीं गिरे, आज भी युद्ध चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है ना सर। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। हो सकता है सर कि मेरी थ्योरी गलत भी हो, लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है, जो एनालाइज करता है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, जब तक बिलीव नहीं होगा कि इतनी आसानी से अमेरिका ने कैसे टारगेट कर लिया। नहीं, पर उस केस में तो हमने आंखों से ओसामा बिन लादेन की भी लाश नहीं देखी है ना। लेकिन ओसामा बिन लादेन की लाश नहीं देखी, लेकिन ओसामा बिन लादेन उस जो भी वहां पर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज तो लेकर गई ना अमेरिका, चाहे उसमें बिन लादेन हो या ना हो, चाहे बिन लादेन पहले मर गया हो तोराबरी की पहाड़ियों में, नहीं दिखाया ना, नहीं, लेकिन ऑपरेशन में कोई तो मरे हैं सर, लेकर गए ना उस ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ भी कुछ लोग मरे ही होंगे, तो वो जो मरे उनको दिखा तो दो ना सर। अच्छा, आप कह रहे कुछ नहीं दिखाया? मरे होंगे, कुछ तो दिखा दो। चलो बिन लादेन की तुमने डेड बॉडी में तुमने फेस नहीं दिखाया, चलो हो सकता है कि तुमने बिन लादेन को पहले ही मार दिया हो तोड़ाबाड़ी की पहाड़ियों में, एक एग्जांपल के लिए। लेकिन तुमने दुनिया को यह दिखाना हो कि यार भाई कोई तो यकीन करेगा नहीं कि वो बिन लादेन मर चुका है, तो इस घर के अंदर जो भी बिन लादेन के रिलेटिव हैं सबको मार दो, और हम दिखा देते कि बिन लादेन भी इनमें से मर गया है। तो बिन लादेन का फेस नहीं दिखाया एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें कोई भी मारो सपोज करो। लेकिन इस केस के अंदर सर एक दूसरी चीज कि देखो सर, मैं उस धर्म में नहीं हूं, सिया मुस्लिम में, मुझे नहीं पता, इतने टाइम तक वो लोग भी अपने पास डेड बॉडी नहीं रखते हैं सर। कोई भी देश अपने आदमी की 28 तारीख से लेकर आज तक, चलो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि यार अमेरिका क्या करेगा, अगर जनाजा निकलेगा तो हमला कर देगा। नहीं, चलो ईरान ये बोल देगा कि भाई मेरे सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी वो जा रहा है, जनाजा जा रहा है, इसमें कोई भी मिलिट्री आदमी नहीं होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका वॉर के साथ रिलेशन है या जो वॉर में है, तब तो अमेरिका नहीं मारेगा ना सर, तो इजराइल भी नहीं मारेगा क्योंकि पब्लिकली है, तो तब भी नहीं हुआ सर। तो मेरी थ्योरी है ऐसी कि जितना आसान हमें दिखाई देता उतना आसान नहीं होता। इन्हीं खामनेई की 2000 से लेकर 2026 तक 4 बारी मौत की खबर पहले भी आ चुकी है सर। अच्छा, ये 4 बारी पहले भी मर चुके, फिर जिंदा हो चुके हैं, लेकिन ये तो लास्ट में ही पता चलेगा 1.5-2 साल के बाद क्या हुआ सर, सब चीजें। क्योंकि चारों तरफ वॉर हो रही है, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, रशिया यूक्रेन का तो हो ही रहा है, वहाँ पे ईरान इजराइल अमेरिका का चल रहा है, तो यही सही मौका है
कि आप भी अपना बॉर्डर का डिस्प्यूट सुलटा दो भारत पाकिस्तान को। तो इसकी खबरें बहुत आई कि इंडिया भी वॉर होने वाली, इंडिया में भी। सो आपको लगता है वैसी सिचुएशन है? और अगर ऐसी होती है सो क्योंकि अमेरिका उधर यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है, अमेरिका यहाँ पे तो बहुत हेवीली इन्वॉल्व है, तो इसको हेल्प करने कौन आएगा? क्योंकि गल्फ अपना रायता समेट रहे हैं, सो पाकिस्तान को सपोर्ट आएगा? सर जितना भी वॉर चल रहा है, क्या 2 न्यूक्लियर पावर देश एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं, कहते तो हैं कि एक ही के पास है जो लड़ रहे हैं टेक्निकली। हाँ। और यूक्रेन के पास नहीं है। हाँ, तो नहीं है ना, रशिया के पास है, ईरान के पास नहीं है, हाँ, अमेरिका के पास है, हाँ। चाहे सीरिया इजराइल के पास है क्या न्यूक्लियर? इजराइल के पास न्यूक्लियर है, बट कभी ऑफिशियल उसने तो अपने आप को इजराइल न्यूक्लियर के स्टेट पास- डिक्लेयर किया नहीं हाँ, है। इजराइल के पास न्यूक्लियर है सर। तो इजराइल डिक्लेयर नहीं करने का क्या रीजन है? नहीं पता है सर, लेकिन है इजराइल के पास न्यूक्लियर है। बताना तो अच्छी बात है, मतलब आप बता के। इज द न्यूक्लियर पावर देश है इजराइल। और तो कोई भी 2 न्यूक्लियर देश एक साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं सर, है ना। 2 न्यूक्लियर देश का युद्ध का मतलब होता है, आप ये समझो सर कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार लोगों को, सर शायद 6 अगस्त को 1945 को पहला गिरा था, दूसरा 8 अगस्त या 9 अगस्त को गिरा था सेकंड। उस टाइम जो न्यूक्लियर की जो बॉम्ब की साइज़ थी सर, वो 12 केटी की थी और 18 केटी की थी। 12 केटी मतलब 12 किलोटन का। उस लोगों ने नरसंहार देखा ना सर। आज 400 केटी का बॉम्ब है सर, 400 केटी का बॉम्ब सबके पास है, मतलब जिनके पास भी है। हाँ, 400 केटी तक का बॉम्ब है। एक पल के लिए कल्पना करके सोचो कि जब ये न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होगा तो जो सूरज की रोशनी है ना सर, मतलब अगर ये समझो कि 50,000 सूरज एक साथ आपके ऊपर आ जाएं तो आपका क्या होगा सर? 50,000 सूरज, अगर जितनी रोशनी 50,000 सूरज देंगे उतना इफेक्ट। आप ये समझ लो कि कई 100 किलोमीटर दूर तक जो लोग होंगे ना, लोग उनकी हड्डियां गल जाएंगी सर। मतलब वो असर है उस बॉम्ब का सर। और जिस जगह वो बॉम्ब गिरेगा वहां आजीवन के लिए, अनंत कालों तक सर पेड़ का पत्ता नहीं उगेगा, पेड़ तक नहीं उगेगा। ये सिर्फ कहने से मैं ये बोलता हूँ सर कि देखो, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं। हाँ, मतलब वो मैं है। उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो था कि हम कर देंगे वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक्सपोज हो गया कि भाई अगर तुम कर पाते या तुम्हारा होता तो नहीं कर। उसका असर तो पाकिस्तान में भी दिखेगा ना सर। Correct, न्यूक्लियर सही अटैक बात। अगर यहाँ हाँ। होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर वो क्या कहते हैं, गाड़ी की लाइट है कि तू आगे कोई जाएगा पीछे को नहीं आएगा सर। राइट। तो नुकसान वो सबसे, न्यूक्लियर क्या है, ये वो हथियार है जो डराने के लिए, ये अपनी हिफाजत करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं होता सर, अपनी सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, वो तुम्हारे को क्या है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए न्यूक्लियर नहीं है सर। अंदर रिलीज हुई जी सर। जिस दिन वो रिलीज हुई है पार्ट 2 द रिवेंज, उसके बाद से लेकर अब तक यानी 1-2 हफ्ते के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो टेक्निकली इंडिया के दुश्मन थे वो ऊपर जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो ये अभी भी चल रहा है ऑपरेशन? नहीं, वो तो कभी नहीं रुकेगा सर। देखो मैं आपको बताऊं, वो जब भी एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो लास्ट तब तक नहीं मरता, तब तक ये ऑपरेशन चलता ही रहेगा सर। ऑपरेशन अननोन गनमैन का ऑपरेशन तब तक रुकेगा ही नहीं जब तक एक भी एनिमी जिंदा है सर। सो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ है? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो खुद ही अपने लोगों से नफरत, जो खुद ही इससे नफरत कर रहे हैं, जो खुद ही आतंकवाद से नफरत कर रहे हैं सर। तो जरूरी नहीं है कि आप ही को लेके जाना पड़े। ठीक है। तो उस देश के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इतना सताया है ना सर। आपको पता है, लोग, आपको एक चीज जानकर बहुत हैरत होगी सर कि इंडियन करेंसी के अंदर 2.5 लाख, इंडियन करेंसी 2.5 लाख, लगभग पाकिस्तान के 7.5 लाख चीज के, एक टॉप कमांडर को मारने के लिए तैयार था एक बंदा। अच्छा। और बताओ आप, और टॉप के कमांडर, और वो भी फौजी था जो मारने के लिए तैयार था। मतलब जो भी हमारे सोर्स है, वो 2.5 लाख में, इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख, और वहां के 7.5, वो भी टॉप का कमांडर से। चलो बाद में तो मर ही गया जो कमांडर था, तो 2.5 लाख में रेडी मर ही गया है, मतलब वो मर ही गया, मार ही दिया किसी ने उसको, तो 2.5 लाख बच गए। तो ये मर ही गया मतलब क्या, कैसे? मतलब शूट आउट कर दिया किसी ने उसको। अच्छा, किसी ने मार दिया? किसी ने मार दिया, उसी ने, किसी ने, अब वो पता नहीं किसने मारा सर। वो रेडी था 2.5 लाख में करने के लिए। अच्छा, रेट 2.5 लाख का? 2.5 लाख का रेट था, और वो भी मतलब विश्वास भी इतना था कि वो क्या कहते हैं, बोला हमने पेमेंट आप बाद में दे देना, कैश ऑन डिलीवरी दे देना, हमने आपसे राफ्ता कर लिया और राफ्ता करने के बाद आप बाद में दे देना पेमेंट। उसका एविडेंस चाहिए, मैं एविडेंस भी दे दूंगा, उसका एविडेंस भी अपने पास, ये चीज़ है सर। तो ये अपनी उनकी इंटरनल नफरत है या पैसे का
प्रॉब्लम है? मतलब पैसे के लिए कर रहा है नहीं या नहीं नहीं नहीं, सर देखो एक्चुअली क्या आतंकवाद तो आतंकवादी है सर। हाँ। देखो ऐसा नहीं है कि सर पाकिस्तानी हर आदमी बेकार है, दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता। कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों एक ही हैं सर। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी, अगर मुझे दुनिया के अंदर अगर मुझसे आप पूछो कि मुझे सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगती है, मुझे आर्मी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। दुनिया के किसी भी देश की दिखा दो आप कभी भी देखो सर, आप दुनिया की किसी भी आर्मी को देखते हो, चाहे मैं बात इंडियन आर्मी की, तो हमें अच्छा तो लगता देश है, हाँ। अच्छा लगता है ना सर। देखो आर्मी दुनिया की किसी भी देश की हो तो आपको आर्मी बहुत अलग नजर आएगी सर। हाँ जी। आपने एक चीज देखा, कभी भी आप आजमा के देखना, आप रोड से गाड़ियां लेके जाओ सर, आप मर्सिडीज लेके चले जाओ, आज मर्सिडीज का रोल्स लेके चले जाओ, छोटे बच्चे उस रोल्स को देखेंगे। लेकिन आप फौज की गाड़ी लेके जाओ, ये कुदरती है, गॉड गिफ्ट है सर। एक 3 साल का बच्चा भी उनको हाथ हिलाएगा। बिल्कुल। उसको, उस बच्चे को कभी नहीं बताया कि ये कौन है, लेकिन कहते हैं कि बच्चों के अंदर तो ईश्वर होता है, लेकिन वो 3 साल का बच्चा भी जब तक वो सारे फौजी नहीं जा रहे होंगे ना, उन गाड़ियों को हाथ हिलाएगा सर। आप समझ रहे हैं? तो फौज है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को अगर हम टेररिस्ट बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि कुछ दिन पहले ही, अगर विद इन 5-6 दिन पहले, कि मैंने खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक फोटो को तौसा रहमान के साथ, जो हाफिज का राइट है, एलईटी का टॉप के कमांडर में से एक है, उसके साथ मैंने खुद फोटो डाली है एक्स पर, कि भाई आप ये बोलते हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, तो आप तौसा रहमान यानी कि मूसा गुज्जर के साथ क्या कर रहे थे? आप इतने बड़े फील्ड मार्शल, आपको डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने जाते हो, क्या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप 1.5 घंटे एक आतंकवादी की शादी में हो, आप गुलदस्ता लेके जा रहे हो? चलो ऑपरेशन सिंदूर में तो मूसा की शादी थी, वो अटेम्प्ट किया था। मूसा की शादी में गुलदस्ता लेके जा रहे हो, और वो अब आप कहाँ, सोचो किस ग्रुप का आतंकी है वो? एलईटी का, हाफिज का। अगर आप टॉप का राइट देखो आज के टाइम में, मुझसे पूछो, अगर टॉप के 2 नाम अगर आप मुझे क्या कहते हैं लकवी के बाद अगर आप बोलो कि लकवी के बाद, तो मैं बोलूंगा मूसा गुज्जर। अगर सेकेंड इन कमांडर, ऑपरेशन कमांडर इस टाइम लकवी है, लकवी के बाद अगर कोई है तो मूसा गुज्जर है। और उससे मिला आसिम मुनीर। आप उस फोटो को ध्यान से देखना, मैं आपको फोटो भेजूंगा। फोटो आपके पास कहाँ से आई? मेरे पास किसी ने, कोई है जो अपने मतलब लाइफ के कोई सोर्स है, कि आप एक सोचो ना सर, उस फोटो को लाने में कितना, एक लगता बहुत ईजी है कि मैंने उसको एक्स में डाल दिया, मेरे लिए बहुत ईजी है कि एक्स में डालना, लेकिन जिस इंसान ने वो फोटो मुझ तक पहुंचाई होगी, उसको कितना थ्रेट होगा कि उसने उस फोटो को यहाँ तक पहुंचाई। क्यों पहुंचाई? कि लक्की भाई आप ये दुनिया को एक्सपोज करो कि पाकिस्तानी आर्मी इज इक्वल टू पाकिस्तानी टेररिस्ट। फील्ड मार्शल एक आतंकवादी की शादी में गुलदस्ता लेकर गया है, और उस आतंकवादी की शादी में गया है जिन्होंने हमारे देश में 26/11 हमला करवाया है सर, आप समझो। और उसने मुझे ये तक बताया कि आज यही मूसा गुज्जर कराची के मेन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नीचे पूरा एलईटी का कमांड कर रहा है। ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेकिन नीचे पूरा एलईटी का बेस है, जहां लोग, हजारों लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, और उसके नीचे एलईटी का बेस। और कौन? सब आसिम मुनीर को पता सर। तो आप इस फौज को क्या बोलोगे? और वो देख लेंगे, आपको मैं भेज दूंगा एविडेंस को, अच्छे से देख लें सर। सो पाकिस्तानी आर्मी हो और इंक्लूडिंग आईएसआई को भी इसमें शामिल ही करते हैं सर आईएसआई और आर्मी एक ही है, दोनों एक ही है। मतलब दोनों, क्योंकि हमारे जैसा नहीं है, उनका आरएनडब्ल्यू का जैसा नहीं है कि मतलब उनके जो भी आईएसआई के चीफ बनेंगे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आईएसआई के अंदर आज तक की हिस्ट्री में उनका आर्मी के ही कनेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल ही, और ज़्यादातर केस में आप पाकिस्तान हिस्ट्री चेक करो तो आईएसआई के जितने भी चीफ रहे उसमें से अधिकांश पाकिस्तान के जनरल ही बने। अगर आप अभी आसिम मुनीर की बात करो तो आसिम मुनीर भी पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे, लेकिन जब अपना क्रिकेटर क्या नाम है अपना अकरम की सरकार आई थी तो उन्हें हटा दिया था। इमरान की जो सरकार आई थी तो उनको हटा दिया था सर आईएसआई चीफ से। तो तब से इमरान खान से नफरत थी। आज जो इमरान खान जेल के अंदर है ये इनकी नफरत की वजह से ही है सर। और जेल में भी उनके साथ अब्यूज हुआ तो बिल्कुल 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 धीरे धीरे उनका, मैंने वो भी एक ऑडियो भी रिवील करी थी, मैंने अपने उसमें एक रील में एक ऑडियो भी रिवील करी थी कि जेल से ही मेरे पास एक ऑडियो भी आई थी कि इनके खाने के अंदर क्या किया जा रहा है, वो दवाई मिलाई जा रही है कि धीरे धीरे इनकी याददाश्त ही खत्म हो जाएगी। अब जब इमरान खान को यही नहीं पता होगा कि मैं इमरान खान हूँ, आने वाले टाइम में अगर उनको छोड़ भी देंगे तो वो आदमी क्या फ़ायदा जिसको दुनिया में कुछ ही याद नहीं सर। तो कैसे आईएसआई का मतलब पाकिस्तान आर्मी कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता सर। धुरंधर 1 भी आई, 2 भी आई, उसके बाद भी पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के दुश्मन हैं। और उसमें एक नाम आया जिनको अब मारा जा रहा है या मार दिया गया पता नहीं, बाथरूम में फिसल के इंजर्ड हो गए, बाजवा चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे हो। चीफ क्या सर, आसिम मुनीर को लाने वाले यही थे। आसिम मुनीर को तो ऐसे आदमी बाथरूम में गिर गया? नहीं सर, वो तो देखो ये स्टेटमेंट है आसिम मुनीर का। और फिर इस्लामाबाद के अस्पताल में एडमिट था। नहीं
मिलिट्री हॉस्पिटल में, मिलिट्री सिविल हॉस्पिटल में होता तो हो सकता कुछ न्यूज और भी बाहर आ जाती। मतलब इस्लामाबाद के एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल का मतलब पूरा आर्मी का कंट्रोल, वहां पर जो डॉक्टर होंगे वो भी कौन होंगे? मुनीर के ही लोग होंगे, आर्मी ऑफिसर आर्मी के होंगे लोग, सर। हाँ, जैसे सही हमारे क्या कहते हैं आर्मी मेडिकल कोर के होते हैं, तो पाकिस्तान मेडिकल कोर के ही लोग होंगे सर। ठीक है, तो आर्मी ऑफिसर ही वहां पर डॉक्टर है, सब कुछ है। तो जो भी न्यूज आ रही है वो आशिम मुनीर के वहीं से आ रही है, क्योंकि अभी सुनने को ये भी आया है कि बाजवा ने क्या किया था अपने उसमें, अपनी सरकार के दौरान बहुत पैसा कमाया था, मतलब 2000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर बताते हैं बाजवा का। तो लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट है कि उस पूरे पैसे में भी आशिम मुनीर का ही कंट्रोल है। आप तो ये लगा लो, आप वो फिसल के मरे या कैसे मरे, या मरने से पहले अपने पूरे पैसों का हिसाब आशिम मुनीर को दिया है, तो ये तो आशिम मुनीर को पता होगा, आईएसआई चीफ आशिम मलिक को पता होगा। एक न्यूज आई थी, मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा गया, मर गया, बीमार था या मर गया, ऐसा क्या था? मारा गया। कह रहा हूँ सर, अभी 31 तारीख की खबर है, परसों की खबर है, आज 2 तारीख है तो 31 की खबर है। तो दुनिया को मसूद अजहर ने ये बोला है कि भाई ये मतलब नॉर्मली मरा है। तो वही मैं आपसे कहता कि भागलपुर में इसका भी अंतिम संस्कार चल रहा था। भावलपुर, जहाँ पर इसका जैस का हेडक्वार्टर भी है पूरा का पूरा। तो लेकिन डेड बॉडी के पास क्योंकि कोई कैमरेस वगैरह अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी जो बताया इंटरनल सोर्स ने कि उसके कान पूरा ब्लड था उसके कान में। अब पता नहीं कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके कान से पूरा ब्लड फट गया, तो पूरा का पूरा ब्लड का निशान, कान के अंदर से पूरा ब्लड का निशान था। तो ऐसे मतलब या किसी ने मारा ही होगा। तो डेफिनेटली अपनी मौत तो सर मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान का कोई भी टेररिस्ट आज तक खुद अपनी मौत मरा है। अपनी मौत तो कोई नहीं मरा आज तक। और जिस दिन धुरंधर रिलीज हुई थी उसके 1-2 दिन में ही एक मस्जिद के बाहर एक आदमी मारा गया। बाद में बोला गया कि वो शायद एलईडी का कंफर्म भी किया उसको मारने का, चाकू भी मारे हैं उसको कि कंफर्म बचना नहीं चाहिए करके। तो कौन था, किसने, मतलब ये इंटरनल फाइट है या अननोन गनमैन है? सर आदमी सुसाइड बिल्कुल नमाज पढ़ने के बाद उसको किलिंग करी है, कोई इंटरनल फाइट नहीं, कोई गैंगस्टर की फाइट्स नहीं है। ठीक है, एक टेररिस्ट था और किसी अननोन पर्सन ने मार के चला गया सर। तो ये तो जो भी टेररिस्ट है उनको अननोन लोग ही मार रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। और एक शॉप की भी खबर आई जहाँ पे एक आदमी को भी गोली लगी, एक आदमी को गोली मारी है। बिल्कुल। तो मैंने आपसे यही बोला ना सर, चाहे जो जैस के साथ हो, एलईडी के साथ हो, कोई भी कनेक्शन हो, तो ये न्यूज़ चलती रहेंगी सर। शायद जब तक आपका अभी अपना पॉडकास्ट रिलीज करेंगे तब भी आपको कोई खबर मिल जाएगी कि एक और मार दिया। ये रीसेंट ट्रेंड है या अभी ज्यादा हो गया है? अभी ज्यादा सर, ये 2000 ज़हूर मिस्त्री के बाद ज्यादा है। ज़हूर मिस्त्री 22 में मरा था। हाँ 22 में मरा था शायद, 1 मार्च 2022 को मारा था। तो फिल्म में दिखाया है कि उसकी वीडियो कॉल कराएगी, बट एक्चुअली में उसकी फोटो ली गई थी। थोड़ा तो फिक्शन डालते ही हैं सर। हो सकता है कि देखो थोड़ा बहुत पिक्चर में फिक्शन तो होता ही है ना। वो तो आपको ऑनलाइन अगर आप गूगल करोगे तब भी आपको गोली चलाते हुए फोटोज आपको तब भी दिख जाएंगी। करेक्ट। अगर आप सीसीटीवी के फोटोज हैं तब भी। लेकिन इंटरनली देखो, हम तो ये नहीं बोलेंगे जिसने भी जो भी है टेररिस्ट था सर, मर गया है ना, चीज़ एक आतंकवादी था, मर गया, मरना था। तो जितने भी लोग IC 814 या 2611 से जुड़े हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोग या तो खत्म कर दिए गए। एक को जेल के अंदर भी सजा हो गई थी, फांसी की सजा भी हो गई थी एक को जेल के अंदर, IC 814 से एक को जुड़े हुए को। एंड या बाकी जो बचे हैं, तो आपको लगता है सबका नंबर आएगा? मैंने आपको बोला कि ये ऑपरेशन जिसने भी किया है दुनिया में, ये तभी रुकेगा जब लास्ट आदमी खत्म हो जाएगा सर, तब ऑपरेशन रुकेगा सर। जो लास्ट बचा होगा, मतलब जिसने भी इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिसने इनोसेंट लोगों को मारा, तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है सर। हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे, ये वादा किया है सर। देखिए, धुरंधर में दिखाया है कि कैसे एक इंडियन स्पाई होता है, एजेंट होता है, वो भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान में, उनको एक एक करके निपटाता है। इस वक्त भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो पाकिस्तान में है, कई है वैसे तो, हाफिज सईद का नाम आता है टॉप पे। क्या कभी ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई हो, या मार भी दिया गया हो और हमको पता नहीं हाफिज सईद जिंदा है या नहीं? ऐसा कभी भारत के एजेंट्स ने या किसी इंडियन स्पाई ने या किसी धुरंधर ने पाकिस्तान में अटेम्प्ट किया है हाफिज सईद को अटैक करने को? नहीं, बिल्कुल सर। मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको बढ़िया लगेगी, धुरंधर से भी बढ़िया लगेगी। ठीक है, रियल बात, बिल्कुल सबको मिलेगा। जो चीज़ बोलूँगा एवरीथिंग मिलेगी। मतलब सर्च इंजन में, दुनिया के किसी भी सर्च इंजन में, गूगल, याहू, दुनिया में जो भी होता है, फोटो के साथ एविडेंस मिलेगा। ठीक है। तो दिन आते हैं, कहानी क्या है? कहानी आते हैं हम दोबारा ताज अटैक से। ठीक है, 26/11 में अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका तक
डर गया कि अमेरिका क्यों डरा इस अटैक से। अमेरिका ने कहा यार 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के घाव भरे नहीं थे उसके, बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ तक भी आएंगे। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है, अमेरिका ने अपना बचाव करने के लिए क्या किया, बोला कि हाफिज सईद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो। ठीक है। और उसने उठाया ये मुद्दा, यूएन में मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे ये मुद्दा उसने यूएन में उठाया तो चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया। चाइना ने वीटो पावर का यूज किया, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया। लेकिन अमेरिका का प्रेशर था इतना कि मजबूरन में पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, हाफिज सईद को जेल डालना पड़ा, नजरबंद, जेल के अंदर। अच्छा। लेकिन ये बात झूठी थी, दुनिया को यह लग गया था कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, और आईएसआई ने पूरी दुनिया को गुमराह किया, हमेशा ही करता है, इस बार भी किया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी एजेंसी को कि हाफिज सईद जेल में नहीं है, बाहर है। हाँ, पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है, सीआईए को भी गुमराह कर रही है, अमेरिका को भी गुमराह कर रही है। एक्चुअल में हाफिज सईद जेल में है ही नहीं, पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। हाफिज सईद कहाँ है, किसी अननोन लोकेशन में सेफ है। ये हमारी एजेंसी को पता चलती है। ठीक है। अब एजेंसी डिसाइड करती है कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता हाफिज को मारने का, क्योंकि अब हाफिज को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान तो कह ही नहीं पाएगा कि भाई ये जेल के अंदर तो था नहीं, बाहर कैसे मर गया। तो पाकिस्तान की तो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर। यहीं से एक अननोन गनमैन को, जैसे धुरंधर है ना सर, वैसे किसी गनमैन को एक काम दिया जाता है, अब तुझे एक काम करना है, तुझे क्या करना है, पाकिस्तान के अंदर जाके उसे ढूंढना भी है और मारना भी है। तेरे को उसके लिए पूरी जो भी तेरे को छूट है। तो एक एजेंसी का बंदा आइडेंटिफाई किया, एक धुरंधर रेडी हो गया। अब इसके साथ लेकिन एक चीज और है, इजराइल का बहुत तगड़ा नेटवर्क है हर जगह। तो इजराइल के मोसाद के एक धुरंधर को भी उस पर ऐड किया जाता है। और इजराइल खुद ही हाफिज सईद के पीछे था, क्योंकि 26/11 में यहूदी फैमिली भी मारे गए थे, तो उनका भी टारगेट सेम था, दुश्मन एक था। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि 2 एजेंसी एक साथ ऑपरेशन करती है, 2 धुरंधर, तो यहां से होता है। लेकिन आप ये डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये हमारा जो धुरंधर है वो दुबई जाता है एक बिजनेसमैन बनकर, और नॉर्मली एक एक्सीडेंट केस में दुबई के एक जेल में जाता है। इसका जेल के अंदर मकसद होता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जेल में बंद है दुबई की, ऐसा कौन सा आदमी है जिसका यूज करके ये पाकिस्तान में अपना नेटवर्क खड़ा कर सके। तो जो एक्सीडेंट के केस में ये अंदर जाता है, हाँ, वो फेक केस ही होता है। एक फेक नॉर्मल एक केस, जैसे आप भी एक्सीडेंट केस में हो गए, कल आपकी जमानत हो जाएगी नॉर्मल। ये जानबूझ के हाथों हाथ जमानत है, 2-3 दिन जेल के अंदर रहना, और वहां पर एक आइडेंटिफाई कर लेता है एक बंदे को, ये लड़का ईमानदार सा दिखता है, वो चोरी के केस में अंदर होता है, पाकिस्तानी नागरिक होता है बिल्कुल। अब ये उसको उसके पास ये भी जाके पाकिस्तानी बनकर ही जाता है कि मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, बड़ा बिजनेस टाइकॉन हूँ, ये हूँ। तो उस लड़के को समझ जाता चोरी के केस में। अब बोला चोरी के केस में तो तेरे को दुबई में नौकरी मिलेगी नहीं। तो बोलते सर क्या करूँ, बोला कि मैं चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करना, पैसा मेरे पास बहुत है, तो तू ईमानदारी दिख रहा है, तेरी मजबूरी थी चोरी करना, तो तू एक काम कर, तुझे मैं जगह बताता हूँ, तू रियल एस्टेट का काम वहां खोल, पैसा मैं लगाऊंगा यहाँ से। अपने धुरंधर ने उस पाकिस्तानी बंदे को बोला, चोर को बोला कि मेरा तो दुनिया भर का काम चल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में भी अपना, इतना मैंने दुनिया में धन दौलत कमाई, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में भी अपना धंधा करूँ। तो उसको बोलता है मुझे तो अल्लाह मिल गया यार, है ना, कि मुझे साक्षात भगवान अल्लाह मिल गए यहाँ पर। अब इस लड़के को बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तू लाहौर के अंदर जा, लाहौर में, और सबसे देख। तो लड़का वहां से कई जगह बेचता है कि सर ये जगह है, बोला नहीं और महंगी जगह, और मैं इसको रईसी एरिया देखना था, तो सबसे महंगे एरिया के अंदर अपना ऑफिस खोलता है उस लड़के के थ्रू। कहां पे? रियल एस्टेट में, जौहर के अंदर, लाहौर में एक जगह जौहर, वहां पर एक बड़ा रियल एस्टेट का काम खोलता है, लेकिन खुद वहां नहीं जाता। अभी उस लड़के के थ्रू काम चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब उसको अवॉइड कराता हो, लेकिन बोलता भाई एक काम सुन, बोला काम होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना 5 टाइम की नमाज होनी बहुत जरूरी है, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। अब उसको 5 टाइम बोला, नहीं 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ना तू, ठीक है, मस्जिदों में जाके। अब ये लड़का मस्जिदों में जाके नमाज ववाज पढ़े, ये हर इन्फॉर्मेशन, इसका काम था कि मस्जिद की भी इन्फॉर्मेशन, मस्जिद में कौन आ रहा है कौन नहीं। तो एक बार लड़का हो गया लेट, तो लड़का लेट हुआ, बोला क्या हुआ, बोला साहब, बोला बोलना मत, बोला हाँ, बोला कि आज थोड़ा टाइम लग गया, बोला कि हाफिज सईद मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए, इतनी सी बस इसको यही समझ में आया था कि हाफिज सईद कौन सी मस्जिद में आ रहा है, तब इन्हें पता चल गया। अब ये फिर ये लड़का पाकिस्तान जाता है, हमारा वाला भी, ठीक है, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर। अब इसका ऑलरेडी तो सेटअप वहाँ हो ही रखा था पूरा का पूरा, और वो कई टाइम से काम कर रहा था, तो सबको लगा इसका मालिक है। अब उसकी आड़ में हर चीज़ को रैकी करने लग गया, एवरीथिंग को। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, एक पाकिस्तानी लड़की, एक ब्रिगेडियर की लड़की को टारगेट करता है ये, और ब्रिगेडियर की लड़की से दोस्ती करता है। कैसे करता दोस्ती? अब क्या होता है, एजेंसी जब भी वर्क करती है, तो एजेंसी वर्क करती है कि एक ब्रिगेडियर की लड़की वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अम्मी उसकी जा चुकी है, लेकिन लड़की अपनी अम्मी की कब्र में जाती है वो,
तो बगल में ही वो एक दूसरी कबर होती है, ये भी उसकी कबर में जाता है, इसकी अम्मी होती है, अम्मी अब्बू जो भी, तो वहाँ एक लड़की देखती है यार आज इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक दो बारी वो हमेशा लड़की नोट करती है कि ये लड़का आता BMW से ये है, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं चलो कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, तो उसी चीज़ का इसको पता था कि लड़की के इमोशन अपनी माँ के साथ जुड़े, उसी इमोशन का फ़ायदा उठाता है कि वैसा लड़का तो धीरे धीरे लड़के इसके करीब आती है, तो धुरंधर फंसा लेता है लड़की को, ब्रिगेडियर की लड़की को। ठीक है। अब लेकिन ब्रिगेडियर की लड़की को फंसाने के साथ जब पाकिस्तान की ब्रिगेडियर की लड़की इसके कंट्रोल में आ गई, तो आर्मी के अंदर एक्सेस जाना, आर्मी के अंदर जाना, रिच और रईस तो है ही है, रईस तो है ही चीज़ है। तो ये सब एक सिनेरियो इसका अलग चल रहा है, एक सिनेरियो इसका यहाँ भी चल रहा है। अब क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोजिव लाना, वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी के हथियार से मारना है। अब हाफिज सईद को मारना है तो एक धमाके के अंदर हाफिज सईद को उड़ाना चीज है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हाफिज सईद को एकदम से इजी टारगेट आपको मिलेगा नहीं, पूरी ISI की उसकी सिक्योरिटी है, जहां भी जा रहा है पूरी ISI के साथ जा रहा है, तो टारगेट बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए सबसे तरीका एक एक्सप्लोजिव, एक सुसाइड अटैक। तो पाकिस्तान की ही आर्मी से 150 kg एक्सप्लोजिव लाया जाता है सर, वो भी काम के लिए, वो भी अरेंज कर लेता वो भी अरेंज कर लेता है। तो पाकिस्तान की फौज से उसने 150 किलो RDX भी अरेंज कर लिया। हाँ, वो कैसे किया वो लोगों को दिख जाएगा बाद में, इज द डिटेलिंग कि कैसे, मतलब एक पाकिस्तान के ऑफिसर को लोग हनी ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप भी एक फॉरेन लड़की से हनी ट्रैप करवाता है, तो हनी ट्रैप करने के बाद 150 kg RDX लाना। अब सबसे बड़ी चीज थी इसके लिए एक सुसाइड बॉम्बर का, कि सुसाइड बॉम्बर कैसे आएगा, उसको यूज कौन करेगा, उसको यूज अब तो धुरंधर नहीं करेगा, अब उसके लिए कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बर चाहिए। अब सुसाइड बॉम्बर दुनिया में सबसे महारत हासिल है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब ये कैसे एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है, अब इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट है, और वो जर्नलिस्ट क्या है, स्पाई है, लेकिन है तालिबान का। अच्छा, है तालिबान का। तो पाकिस्तान की ही एक जो इसकी सोर्स, एक लड़की उसको ट्रैप करती है, और वो एक दिन बता देता है कि भाई मैं तो तालिबानी हूँ, मैं तो तालिबानी हूँ। जब लड़की नफरत दिखाती है अपने पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, मतलब आदमी को कि मैं ये तो बोलता है मैं भी इनसे नफरत करता हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो ये धुरंधर की कोई उसी की एक कॉन्टैक्ट रहती है, एसेट होती है, वो एक तालिबानी से दोस्ती करती है, उसको, हाँ, उसको फंसाती है, और उसके मुंह से निकलवा देती है बात कि भाई मैं भी पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। हाँ, दुश्मन हूँ बिल्कुल, और मिलके करेंगे। और ये बात धुरंधर तक आ जाती है अपने, हाँ, ये भी धुरंधर तक आ, मिल गया भाई। अब धुरंधर उसको बोलता है भाई देख तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा, तो बोलता है कि मेरा एक काम कर दे। बोला क्या? बोला मुझे कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल की कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, सर दर्द होगा तो आदमी जाके कैप्सूल। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अब आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये रेट कार्ड है उनका? रेट कार्ड है कि मतलब कितना खतरनाक है एक सुसाइड बॉम्बर। जो 3 महीने पहले है साला, उसको तुमने ज्यादा दिन रख दिया तो क्या पता वो जीने की तमन्ना हो जाए उसके अंदर। अब एक सुसाइड बॉम्बर को, और जो 3 साल का है उसको डेफिनेटली फटेगा वो तो। लेकिन उसको पाकिस्तान में एक ऐसी जगह रखना जहां उसमें जीने की चाहत ना आ जाए दोबारा। मेरे समझ रहे हो ना? टीवी दिखाना, ना नमाज वगैरह पढ़ाना, मतलब उसको जिस माहौल से लेकर आया उसको उसी माहौल तक रखना। अब इसके बाद नहीं, फिर वो बंदा आइडेंटिफाई करती है वो उस तालिबानी की मदद से, अब ये क्या करता है? बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस किससे करवाता है? उसी लड़की का फायदा उठा के, जो ब्रिगेड कमांडर की लड़की होती है। एक जगह है पाकिस्तान की तुरखम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है तुरखम बॉर्डर, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। और शायद उस टाइम 2021 के आसपास में मतलब करेंसी के अंदर 2 CR के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। 2 करोड़ के अफगानिस्तान से एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। लेकिन जब बॉम्बर को लेके आता है उसको शक हो जाता है, जिस जो दुबई से लेकर आया था उसको शक हो जाता है। अच्छा, उस चोर को, उस लड़के को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो होता क्या है फिर, उस लड़के की एक ही तमन्ना थी कि मेरी अम्मी अब्बू लोग यहाँ से दुबई निकले। वो दुबई सेटल करता है। तो कहानी के अंदर एक चीज है कि उस लड़के को अकेले करना पड़ता है उसको। अच्छा, तो जिस लड़के को उसने अपना बिजनेस का फेस बनाया, उसके अम्मी अब्बू को वो दुबई सेटल करते हैं। हाँ, बोलता है कि हाँ उसको, मतलब ये ट्रैप में ले लेता है कि अपने अब्बू को बोल को तुम जाओ और मैं 1-1.5 महीने तक बात नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद मैं भी आऊंगा दुबई। अब उसको पता है कि 1-1.5 महीने तक इसके अब्बू अम्मी तो इससे बात नहीं कर पाएंगे, और उस लड़के को हो जाता है शक। तो उसको शक हो कहीं, अब वो डर जाता है और उसको लगता है, उसको शक होने लगता है तो उसको लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको पाकिस्तान आर्मी को बताऊं, रेंजर्स को बताऊं। और ये बात हमारे धुरंधर को पता चलती है कि इसको शक हो गया और ये कहीं ना कहीं लीक करेगा, तो इसको किल करता है वो। इसको किल करता है, और किल करने के बाद लास्ट टाइम पर जब पूरा हाफिज सईद जिस घर में रह रहा है
हाफिज सईद का घर से बाहर सिक्योरिटी, आईएसआई की सिक्योरिटी कितनी दूर है, रेंजर्स कितनी दूर है, सोसाइटी इसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ये कहाँ पर रह रहे हैं। अब पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव को प्लान किया जाता है पूरी की पूरी गाड़ी तो में। बॉम्बर भी रेडी है, एक्सप्लोसिव सब भी कुछ, रेडी है, हाँ सब कुछ रेडी जो है, उसका एसेट था वो मर गया है, मर गया है। ठीक है। अब लेकिन डेट क्या था ये डेट? 23 जून 2021 अच्छा, डेट भी फिक्स है, डेट फिक्स इसी दिन अटैक होगा। अटैक पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे एक्सप्लोजिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल, बोला कि कैलकुलेशन, बोला सर हाँ, बोला 150 kg एक्सप्लोजिव लग चुका है, पूरा घर सब उड़ जाएगा। बोला नहीं, बोला एक काम कर दो 100 kg हटाओ उसमें से। बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, बोला कि टारगेट मर जाएगा लेकिन अगला हाफिज तैयार है आईएसआई का, और आईएसआई खुद चाहता है कि एक इससे भी ज्यादा आक्रामक हाफिज है, इसको शहीद का दर्जा दे देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आज कयामत दिखा दो, मतलब मौत दिखा दो। 4-5 लोग तो मरेंगे इसके, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे। मतलब ये टच जब करके हट तक जाओ। जिए हाँ। तब तक इसको ये नजारा इसके आंखों से खत्म ना हो। अब होता क्या है, तो उस आरडीएक्स की गाड़ी को वहां लगाया जाता है, लेकिन हमारे धुरंधर को आप लगता है घर का एड्रेस पता है इसमें क्या था? 116 नंबर, 116 नंबर, ये जो हाउस नंबर, जौहर में? जौहर 116 नंबर। अब लेकिन हमारे धुरंधर को लगता है कि इस कैप्सूल का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आप गाड़ी वहां तक नहीं भेजनी। हाँ। तो गाड़ी को इसके गेट के पास खड़ी कर दिया जाता है, उस कैप्सूल को निकाल लेता है, कैप्सूल को यहाँ 2 यूज करोड़ नहीं का करता, कैप्सूल। उस कैप्सूल को सेफ रखता है कि यूज करना है। और 23 जून 2021 को धमाका होता है। आप चेक करना ऑन रिकॉर्ड, अभी आपको 5 या 6 लोग मरते हैं इसमें, हाफिज का राइट हैंड भी मरता है। और इसके बाद दुनिया में पहली बार लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है, हाफिज सईद तो जौहर में रह रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाता पूरी दुनिया को। और तो फिर इसके बाद घायल होता है वो, घायल होता है, घायल उसको, हाफिज सईद घायल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा हाफिज सईद। इसके बाद एक टैगलाइन होता है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। तो बोलता है सर काम हो गया। तो यहाँ से जो कॉल पर बात करता है वो एक टैगलाइन बोलता है कि ये आज का भारत है, न्याय नहीं समाधान चाहिए। मतलब समाधान, न्याय, आपने आदमी मार दिया तो समाधान नहीं है, मतलब आज के बाद आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश ना करे, हमें वो समाधान चाहिए। तो आज वो हालत है कि 23 जून 2021 के बाद आप मुझे हाफिज सईद का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते इंडिया के आगे, वो कभी बाहर ही नहीं निकल रहा है। और खुद आज ये हालात हो गए हैं कि एलईटी खुद परेशान है, एलईटी परेशान है कि हाफिज खत्म हो तो कमांड किसी और को दी जाए। लेकिन आशिम मुनीर हाफिज सईद को मार नहीं सकते, ना आशिम मलिक मार सकता है, अगर इन्होंने मार दिया तो एलईटी इनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आज पूरा आईएसआई, पूरा पाकिस्तान आर्मी खुद हाफिज सईद को झेल रहा है इस टाइम। तो कभी कभी कहावत है ना कि दुश्मन को नहीं मारा जाता सर, दुश्मन को तुम क्या कर दो, एक लीडर को तुम मतलब सबसे कायर कमजोर आदमी उसकी कुर्सी पर बैठा दो, ताकि उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाए। देखो ये क्यों, ये भी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग होती जा रही थी तो इसलिए ये थोड़ी सी लंबी पार्ट बन गया, अगला पार्ट छोटा हो जाएगा। चलें। जी समीर। आज इसके ऊपर समीर बोलेंगे। जी बिल्कुल जी, लकी भाई जो हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और कुछ जानकारी तो इस तरह से है कि जो बिल्कुल ही हैरानकुन है कि एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो यहाँ पे जानने के लिए मिला है। तो मूवीज में अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह से होती हैं चीजें, लेकिन अगर देखा जाए तो एजेंसीज जो है ना उनके काम करने का जो तरीकेकार होती हैं वो बड़े ही अलग किस्म के होते हैं। और किस तरह से अननाउन जो लोग हैं वो टेररिस्टों को खत्म कर रहे हैं, ये सारी बातें भी इन्होंने बताई हैं। तो टेररिस्ट यार अननोन हो या कोई पाकिस्तानी उनको खत्म कर रहे हैं, जो भी हैं जिस तरह से भी है, टेररिस्ट जो है उनका खत्म होना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ वही होगा जो उन्होंने किया है। कहते हैं ना कि जब एक इंसान जो है वो जो कर्म करता है ना तो उसका खमियाजा जो है, उसका जो सिला है वो तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब एक इंसान है, उसने बुरे कार्य किए हुए हैं, बहुत सारे मासूमों की जान ली हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता कि उसकी मौत अच्छी हो। उसकी मौत भी उसी तरीके से होनी है जिस तरह से उसने की हुई है लोगों के साथ। तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है ना वो मसूद अजहर जो है उसका, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब उसके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी ना तो वो बड़ा रोया था, बड़ा सिसका और बड़ा बिलका था। और उसके जो स्टेटमेंट थे वो ये थे कि भाई काश कि उसकी भी मौत हो जाती, कि उसके अपने जो हैं वो इस दुनिया से गए हैं।
तो उस दिन उसको एहसास हुआ था कि अपनों के खोने की कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा जो है वो सहनी पड़ती है। अब यही हम कहते हैं कि जिस किसी इंसान की आप जान लेते हैं, तो आप ये ना समझे कि आपने उस एक बंदे की जान ली है। आप ये समझे कि आपने एक पूरे परिवार को एक ऐसा दुःख पहुँचाया है, जिस दुःख से निकलने के लिए उनको पता नहीं कितने सालों लग जाएँगे। शायद फिर भी वो उस कमी को पूरा कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से जितने भी टेररिस्ट हैं, उनका आहिस्ता-आहिस्ता खात्मा हो रहा है। और ये बात सही है जो इन्होंने कही है ना कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, जो कि इनको लाइक नहीं करते। पाकिस्तान में इनको लाइक क्यों किया जाएगा? क्या इसका नुकसान पाकिस्तान में नहीं होता? क्या पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती? कितने सारे जो हमले होते हैं, उसमें पाकिस्तानी जो मासूम लोग हैं, उनकी भी तो जान जाती है। तो पाकिस्तान ज़्यादातर तो कभी भी मैं समझता हूँ कि वो इनको लाइक नहीं करता। कुछ होंगे जो करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या में जो पाकिस्तानी जो हैं वो इन टेररिस्ट जितने भी हैं, उनको लाइक नहीं करते और वो भी यही चाहते हैं कि ये जितने भी खुदकुश हमले होते हैं, जितने मासूम लोगों की जानें लेने वाले लोग हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बताया कि धुरंधर जो हैं वो मौजूद हैं और वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं और जिस तरह से टेररिस्टों का खात्मा है और इन्होंने कहा कि ये जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी जो टेररिस्ट है वो इस दुनिया में मौजूद है। जब वो खत्म हो जाएँगे फिर ये ऑपरेशन जो है, वो शुरू जो किया हुआ है, वो तभी जाके खत्म होगा। उसके बाद जलसीज़ जो हैं, इनके वर्क करने का तरीकाकार जो है, वो बड़ा हैरानकुन है। वैसे पाकिस्तान में ये हमने नहीं सुना आज दिन तक कि हाफ़िज़ सईद जो है, उसके ऊपर कोई हमला हुआ है। लेकिन ये इन्होंने बताया जी कि जौहर टाउन में एक जो है वो एक एरिया है, जो बहुत ही इस तरह का एरिया है कि अमीर तरीन एरिया है। तो वहाँ पे आम इंसान जो है, उसका आना-जाना जो है, वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि सख्त ही है, मुश्किल है मतलब कि वो नहीं एंटर हो सकता। तो एक ऐसे एरिये में अपने बंदे को प्लान बना के देना, वो दुबई गए, बिज़नेसमैन बन के गए, वहाँ पे देखा उन्होंने कि जेल में जो है वो कौन-कौन से पाकिस्तानी मौजूद हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो कि जुर्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये है कि अपने हालात की वजह से उन्होंने कुछ बुरे कार्य जो हैं वो किए। तो एक उनको चोरी करने वाला बंदा मिल गया। अब जो चोरी करने वाला बंदा मिला है उसके साथ उनकी बातचीत हुई और उसकी जो भावनाएँ हैं ना, उनके साथ एजेंसी जो होती हैं वो भई इंसान की फीलिंग को जज कर लेती हैं, कि भई इसकी भावनाएँ जो हैं वो किस तरह से हैं। तो उसकी भावनाओं को जज करते हुए जो धुरंधर थे, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये बंदा मेरा काम का है। उन्होंने कहा भई मैं यकीन करता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी चोरी करने की नीयत नहीं थी, लेकिन ये है कि तुमने हालात से मजबूर होकर जो भी किया वो किया। उसको तो ये बड़ा अच्छा लगा कि कोई इस दुनिया में है जो उसको समझता है कि उसने गलत नहीं किया, जो गलती उससे हुई, वो जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि वो जाने-अनजाने में हुई। तो इसी माध्यम से उसको तो हौसला अफ़ज़ाई होगी कि जब जो है वो भूख और प्यास से बिलकने वाला इंसान जो है, वो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने वाला इंसान जो है, उसको चोरी करनी पड़े और उसको कोई ऐसा चांस मिल जाए कि एक बिज़नेसमैन उसे कहे कि, "भई पैसा हम लगाते हैं और तुम्हें एक कारोबार बना के देते हैं और कारोबार भी रियल एस्टेट का बना के देती हैं और तुम अपने मुल्क में जाओ, अपने माँ-बाप के पास रहो, अपनी बीवी-बच्चों के पास रहो, वहाँ पे जाके काम करो, पैसा भी कमाओ। तो एक इंसान जो है वो परदेश में होता है तो वो यही चाहता है कि भई ये तो इससे तो बड़ा कोई मौका हो ही नहीं सकता कि मैं अपने घर में रहूँ, अपनी फैमिली के पास रहूँ और जो मेरी इच्छाएँ हैं पैसा कमाने वाली, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ये अगर सब कुछ मुझे पाकिस्तान में मिले, तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे रहने की। धुरंधर जो है उनका प्लान कामयाब हुआ। भाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए और वो जो पाकिस्तानी बंदा था उसको रियल एस्टेट का मशवरा दिया गया कि आप जो हैं वो रियल एस्टेट का काम करें। अब धुरंधर जो है वो तो जानते थे कि भई ज़ाहिर-सी बात है ये लाहौर में जाएगा, लाहौर में किसी महँगे तरीन एरिया में जब जाएगा तो वहीं से जो है वो चीज़ें कलेक्ट हो सकती हैं। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी, जो वो कलेक्ट करना चाहते थे, उसी माध्यम से उन्होंने जौहर टाउन में एक सेटअप बना के दिया रियल एस्टेट का। उसमें वो बंदा जो वो कारोबार उसने शुरू कर दिया। कारोबार जो है उसका अच्छा-खासा चल गया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रियल एस्टेट में पीछे पैसे की जो सपोर्ट होती है, वो ज़रूरी होती है और वो हो रही थी उसको और कारोबार जो है वो चल पड़ा। तो वो बंदा जो था धुरंधर, वो भी उसको यही बता रहा था कि भई हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हमारा कोई बिज़नेस होना चाहिए और उस बिज़नेस को कोई देखने वाला भी होना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी बंदा था उसके पास ये बढ़िया चांस था
कि भाई घर का घर है और पैसे भी जो हैं वो भी कमाए जा रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इसी दौरानिया जो है भाई साहब, जो धुरंधर हैं वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आकर तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवा के तो वो पाकिस्तान में एंट्री ले लेते हैं और उस बंदे से मिलते हैं। वो बंदा बड़ा खुश होता है जी कि मेरा मालिक आया हुआ है। तो इसी तरह से वो अपना सेटअप जो है वो बनाते चले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन यहाँ पे रुकेंगे। मतलब कि ये नहीं कहते कि अब यहीं पे हूँ मैं, वो कहते हैं कि बस कुछ दिन रुकेंगे, बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक प्लान ही होता है, बताया जाता है कि बिजनेस जो है उसमें और ज्यादा जो है वो तरक्की होनी चाहिए। अब जो पाकिस्तानी बंदा था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि क्या किस चीज के लिए उसको जो है वो सिलेक्ट किया गया। अब यहाँ पे जो धुरंधर है वो कह लें कि नोटिस लेती हैं कुछ कि यहाँ पे कौन सा बंदा है जो उनके काम का है। तो ब्रिगेडियर की कोई लड़की है वो उनको मिल जाती है। वो मिल इस तरह से जाती है कि वो देखते हैं कि वो रोज कब्रिस्तान आती जाती है। तो कब्रिस्तान आने जाने का कारण जो है वो कोशिश करते हैं पता लगाने की अपने सोर्सेज के जरिए। उनको पता चलता है कि माँ जो है वो ज़ाहिर सी बात है भाई, कोई भी लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है जो कि हर इंसान को पीड़ा देता है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाते हुए धुरंधर जो है उनसे दोस्ती करते हैं, ब्रिगेडियर साहब की जो बेटी है उनके साथ। और आगे फिर किस तरह से वो प्लान चलता है अभी आगे वीडियो है। लेकिन ये है कि धुरंधर जो है उन्होंने अपना मिशन जो है ना उसमें पाँव रख दिया है और वो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो वो पहले दिन से ही हो गया था जब जो बंदा पाकिस्तानी हो वहां पे मिला और उसको पाकिस्तान में भेजकर बिजनेस जो है वो शुरू करवाया गया। लेकिन वो समझ लें कि एक छोटी मोटी शुरुआत ही थी। अभी कहते हैं ना कि इंटरमिशन जो होता है वो सिलसिला जो है अभी शुरू हो चुका जी बिल्कुल जी। और इसी में एक चीज़ है कि जब जैसे इन्होंने बताया कि उस वक्त उड़ सकता था आफत सईद, लेकिन बाद में पीछे से कॉल आ गई कि नहीं, आरडीएक्स जो है वो कम कर दो और सिर्फ ये है कि दिखाना है बस। क्योंकि अगर ये आफत सईद जो है वो जाएगा तो फिर उसके पीछे जो बंदा है वो इससे भी ज़्यादा क्रूर है। वो और ज़्यादा जो है वो अहिंसा जो है वो फैलाएगा। इसलिए इसी को रहने दो। अब वही बात कि हम भी बात करते हैं कि ये घर का होता है या बाहर का होता है, एजेंसियां खुद करवा रही होती हैं किसी को हटाने के लिए रास्ते से। तो इन्होंने भी बीच में जिक्र कर दिया कि कई दफा अपनी एजेंसियां भी जो हैं पीछे हटाना चाहती हैं लेकिन हटा नहीं पाती। क्योंकि फिर वो पूरा जो लश्कर है, पूरी जो जमात है वो खिलाफ हो जाएगी। जिस वजह से फिर जो है वो इनको, मेरे ख्याल में जो ऊपर ये जो दूसरी एजेंसियां होती हैं उनको जो है टिप्स वगैरह भी दे दी जाती है कि ये यहाँ पे, ये वो वहाँ पे है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। खैर वो एक चलें, एक गुप्त चीज़ें होती हैं, एजेंसी की चीज़ें होती हैं, हम तो अंदाजे ही लगा सकते हैं ना। तो लेकिन लकी बिस्ट जो हैं ये उस एजेंसी का, एक एजेंसी का हिस्सा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा हमसे पता है। और ये बीच वाली जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सारी चीज़ें जो हैं, जो इन्होंने स्टोरी सुनाई हाफ़िज़ सईद को जो है रास्ते से हटाने के, वो सारा इन्होंने बताया। लेकिन अभी बात करें तो शुरू में ख़ामनाई की बात हुई थी। तो ख़ामनाई की जो बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि ज़िंदा हूँ, हो सकता है कि क्योंकि उनका जनाज़ा नहीं हुआ। मैंने भी यही बातें जो है वो एक तकरीबन को 15-20 दिन पहले भी की थी। तो उसमें मैंने भी यही कहा था कि अभी तक जनाज़ा नहीं हुआ और इतनी देर जनाज़ा रखते भी नहीं। लोगों ने कहा उसका कुछ भी नहीं बचा होगा, उसका ये होगा, वो होगा, लेकिन जनाज़ा फिर भी होता है। अगर उसका कुछ भी नहीं बचा तो जनाज़ा फिर भी करवाते हैं। पिक्चर का कहा कि पिक्चर या सबूत कोई ऐसी चीज़ उसकी, तो वो सिर्फ़ अंगूठी दिखा रहे हैं जी, ईरान वाले कि ये उसकी अंगूठी है। ना ईरान वाले कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, तो ना ही जो है वो इज़राइल ने भी कहा कि हमारे पास पिक्चर पहुँच चुकी है, हमें कन्फर्म हो चुका है, लेकिन दिखाई उन्होंने भी नहीं। उसामा बिन लादेन की बात की तो वो भी उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन वो लाश वहाँ से लेके गए। अब वो पता नहीं किसकी थी, किसकी नहीं थी, वो ये भी लकी बीस्ट भी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो पहले मर चुका हो। तो ये चीज़ें हम पहले भी सुन चुके हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो अपनी तिब्बी मौत जो है पहले मर चुका है अफ़गानिस्तान में ही। तो ये सिर्फ़ एक ड्रामा किया गया था कि अपना एक फेस सेविंग के लिए। तो पाकिस्तान में को साथ लिया और पाकिस्तान ने साथ दिया एबटाबाद का।
अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, ये तो भाई जो उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे या जो एबटाबाद में उस जगह पे मौजूद थे या ऊपर वाला वही जानते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे हर कोई जो है बाकी जो है वो अंदाजे लगाते हैं, अपने तजिया करते हैं, उस हिसाब से जो है वीडियो में बोल देते हैं। तो उसामा बिन लादेन उस वक्त मरा या नहीं मरा वो भी एक यकीन करें कोई, मैं मुझे तो आज तक यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई लाश उन्होंने दिखाई, नहीं तो अमेरिका जो है वो तो भाई सामने लेके आता सारा कुछ, तो उड़ा दी तब भी लेके आता, सड़ा हुआ जिस्म ही सही। तो लेकिन यहाँ पे भी जो है वो सड़े हुए जिस्म की या कोई हड्डी बची हो या कुछ इस तरह का कुछ बचा हो हमनाई का, तो या सिर्फ ऊँटिया गायबाना जनाजा, वो जनाजा तो ज़रूर होता, लेकिन उन्होंने कहा जी जनाजा आज अभी नहीं करेंगे और बाद में करेंगे, अभी हालात नहीं है ऐसे। उस वक़्त शक पैदा हुआ मुझे भी, मैंने भी वीडियो में बात की, लेकिन लोग जो हैं वो मुझे ही कहने शुरू हो गए कि ये ऐसे नहीं है, वैसे ही है, ऐसे होना, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। तो अभी लकी बीस्ट भी वही बात कर रहे हैं, क्योंकि डाउट पैदा हो जाता है और इतने दिन जो है वो जनाजा ना हो, हाँ, मुस्लिम धर्म मानने में में तो नहीं होता आता नहीं है ना भाई, इस तरह से। चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, इन्होंने भी बात की, नहीं रखते इतने दिन, तो वो ज़रूर दफना देते हैं और उसके बाद जो है जनाजा होता है उससे पहले। तो वो अभी तक नहीं हुआ, तो खamenei वो कह रहे हैं कि 1.5-2 साल बाद क्या पता सामने आ जाए, हो सकता है वो सामने ही ना लेके आए, वो जी रहा हो और पीछे फैसले कर रहा हो, लेकिन सामने जो है मुज्तबा खamenei जो है वो, तो अब बीच में एक और शक भी आता है ना, मुज्तबा खamenei जो है वो बच गया है, वो उसी मीटिंग में था। वो उसी मीटिंग में था लेकिन किसी काम से चला बाहर गया या किसी और काम से थोड़ा सा हटा, लेकिन जख्मी हुआ है वो, तो पैर पे कोई चोट आई है, तो यही बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये सारी फैमिली ही जो है वो अलग हो गई हो, कुछ नहीं कहा प्री जा प्लान। सकता, प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि खिलाफ थे, तो ये एक चाल भी होती है कि ये अगर वो हमला करेंगे तो ये जितने भी एहतजाज हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसराइल जो अमेरिका है वो गुमराह हो जाएगा, वो समझेगा कि मैंने रजीम चेंज कर दिया, लेकिन जो अवाम है वहाँ पे जो भड़क रही है वो भी शांत हो जाएगी कि चलें जी जिसके खिलाफ थे वो तो गया हमारा। हाँ, ये प्री प्लान हो सकता है। तो फिर वो हमले शुरू हो गए, इधर से भी इन्होंने हमले शुरू कर दिए क्योंकि ये भी तैयार बैठे हुए थे, ईरान भी। तो ये चीज़ें हैं, 1.5 साल 2 साल बाद कह रहे हैं कि हो सकता है सामने आ जाए, हो सकता है आए ही ना सामने, अब हम्म। मुश्तबा ही सामने रहेगा, उसका फेस सामने रहे, तो ये भी कोई पता नहीं है भाई। तो बहरहाल ये है कि अभी तक जनाजा नहीं हुआ, ये डाउटफुल है और हो सकता है कि अब कर भी दें, ये भी कोई पता नहीं, या हो सकता है ना करें तो बस लोग भी भूल जाएंगे, या हो सकता है कर भी दें। बहरहाल ये तो ऊपर वाला ही जानता है भाई सच क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने भी वही डाउट किया जो मुझे लगा था। तो खैर उसके अलावा हाफिज सईद की उन्होंने स्टोरी सुनाई, धुरंधर की जो है वो मुख्तलिफ धुरंधर जो हैं उनकी स्टोरियाँ सुनाई, और एक और जो है बीच में जिक्र किया गया क्या पाकिस्तान और इंडिया की जो है दोबारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या, क्योंकि वही बात जो हमने कही थी कि पाकिस्तान जो है वो अभी अकेला है, ना अमेरिका मदद को आ सकता है ना कोई अरब ममालिक मदद को आ सकता है, चाइना पैसे ले रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए और पाकिस्तान की इस दफ़ा अगर लड़ाई होती है तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी हेल्प करने के लिए या कोई भी पीछे बैक पे नहीं होगा पाकिस्तान के, तो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये है कि इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा कि कभी भी 2 न्यूक्लियर को इस तरह आपस में ज़्यादा देर तक लड़ते देखा है, तो बीच में आके भाई रोकने वाले बहुत सारे आ जाएँगे अगर ये बढ़ती भी है इन दोनों में जंग। तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो पाकिस्तान ने कहता रहता है जी मेरे पास एटम बम है मैं चला दूँगा, ऑपरेशन सिंदूर में चलाया क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा कि उनको भी पता है बेवकूफ़ नहीं है वो, क्योंकि अगर यहाँ से चलाएँगे तो ज़ाहिर है इंडिया से भी चल जाएगा। तो अगर इंडिया में जो है एटम से नुकसान होता है तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वो एटम इतनी जल्दी नहीं चलते, वो सिर्फ़ डराने के लिए ही है।
और उन्होंने बताया कि कितना असर होता है। पहले 12 केटी था और अभी जो है 400 केटी तक है। तो कितना डिस्ट्रक्शन होगा, कितना जो है वो लोग मरेंगे और कितनी इंसानियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और वाक़ई चलाता अभी कोई भी नहीं है और ना ही 2 न्यूक्लियर जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका की बात की तो अमेरिका के पास है, इज़राइल के पास भी है एटम। तो ऑफ़िशियल तौर पे तो वो डिनाई करता है जी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके पास है। तो ये लकी बिस्ट भी कह रहे हैं और काफ़ी सारी भी जगह पे मैंने सुना है कि उनके पास है, लेकिन ऑफ़िशियल तौर पे नहीं वो बता रहे। और उस चीज़ का भी डर है कि वो ना चला दें ईरान पे, क्योंकि ऑफ़िशियल तौर पे उन्होंने बनाया हुआ ही नहीं है। तो वो ये ना हो कि वो चला दें। तो ये चीज़ें भी हैं, जंगबंदी इसलिए भी ज़रूरी है। तो नेतन्याहू भी भाई जो है वो सर फिरा है, उसका भी कोई पता नहीं है कि किस वक़्त वो चला दे किसी पे भी। तो उसने चला देना अगर ट्रंप नहीं चलाएगा तो। तो इसलिए जंगबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। तो लेकिन ये है कि अब उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के पास है, यूक्रेन के पास नहीं है एटम। इसलिए एटम जो है वो सिर्फ़ डराने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन 2 एटमी मुल्क जो हैं वो आपस में नहीं लड़ सकते और ना ही कोई लड़वाएगा इनको इतनी जल्दी। बीच में आएँगे रोकने के लिए। तो ना ही हो भाई ये लड़ाई, हम तो यही चाहते हैं कुछ भी ना हो, बेहतर हो, अमन हो, शांति हो। पाकिस्तान जो है अपनी जगह रहे, इंडिया अपनी जगह जो है वो अपने मुल्क को चला ले। तो कोई ऐसी जो है वो बात ही ना हो कि जी जिसकी वजह से लड़ाई करनी पड़े, जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ, तो दोबारा कभी भी कोई पहलगाम ना हो। हम तो यही चाहते हैं भाई कि सारा कुछ अमन रहे, सुकून रहे, दोनों मुल्क जो हैं, मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, सही तरीके से, अच्छे तरीके से, अपने बच्चों के साथ रहें। तो बहरहाल ये तो अब वक़्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन इनकी बातें जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार होती हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है। और लोग जो हैं वो यहाँ से उन्होंने कहा कि बिक भी जाते हैं अक्सर, क्योंकि अक्सर जो है वो इतना पिसे होते हैं भाई कि उनके गुज़ारा नहीं हो रहा होता, वो अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे कितनी खुदकुशियाँ हुई हैं कि जिन्होंने अपने-अपने पूरे ख़ानदान को मार के, अपने बच्चों को मार के खुद को मारने की कोशिश की। किसी ने फेंक के दरिया में या नहर में खुद छलांग लगाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं होता। तो इसलिए जो है वो थोड़े से पैसों के लिए भी जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे, अपने बच्चों को देखेंगे तो। यही तो चीज़ मुल्क के लिए जो है वो सबसे खतरनाक होती है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए, इस तरह मुल्क को तबाह करने के लिए भी काफ़ी सारे अपने लोग ही सामने आ जाएँगे। जब उनको जो है वो रोज़गार नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं होगा, वो तंग आ जाएँगे, या वो खुदकुशियाँ करेंगे या वो फिर मरने पे आ जाएँगे। तो एक चीज़ हो जाएगी, इसलिए वो ख़्याल रखना चाहिए सबका। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना कि रियासत के खिलाफ जो है वो मतलब अपनी आर्मी के खिलाफ अगर किसी मुल्क की अवाम चली जाती है तो मुल्क जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी है। और क्योंकि नफ़रत एक जो हम देख रहे हैं पीटीआई के काफ़ी सारे लोगों में इतनी नफ़रत है। ये टीटीपी के लोग जो हैं वो जो पश्तून हैं, बलोच हैं, उनमें नफ़रत पाई जाती है रियासत को लेके। तो वो तो ज़ाहिर है भाई, अगर कहेंगे उनको कि ये फ़ौजी है जी, उसको जो है वो ख़त्म करना है, तो ये लो पैसे और आओ साथ दो, वो तो तैयार हो जाएगा भाई, वो तो पहले ही नफ़रत करता है, ऊपर से पैसे मिल रहे हैं उसको। तो इसलिए जो है वो रियासत को सब लोगों को, आम लोगों को भी जो है वो साथ लेके चलना चाहिए ताकि कल को मुल्क के लिए जो है वो गद्दारी ना कर पाएँ। तो इसलिए सबको जो है वो सुकून से शांति से जो है वो रहने के लिए साथ चाहिए। ये तो नहीं है कि अब वो पिसते रहें तो फिर उसके बाद कहें कि वो नहीं उठेंगे, वो उठ जाएँगे भाई, नफ़रत होती है दिल में। नफ़रत कुछ भी करवा देती है, फिर ये नहीं देखती कि कोई मुल्क उसका है या उसके अपने लोग हैं। यही ओपिनियन जी, नथिंग मोर देन दैट। और वाक़ई इनकी कन्वर्सेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। मेरे ख़्याल में जो उन्होंने 26/11 और उनका ज़िक्र किया है, वो हाईजैक का भी बीच में ज़िक्र हुआ और धुरंधर मूवी में वो सीन भी दिखाया गया, जहाँ पे फर्स्ट मूवी में वो सीन था कि जहाँ पे वो जो है नारा नहीं लगाने देते कि भारत माता की जय हो या हिंदुस्तान की जय हो, तो वो नारा वहाँ पे अवाम नहीं लगाती।
वो हाईजैक हुए पड़े होते हैं और वही टेररिस्ट बोलता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है और जो एक भारतीय है या एक हिंदू जो है वो कमज़ोर होता है और डरपोक होता है, कोई ऐसा डायलॉग है और उस डायलॉग को दोबारा सेकंड पार्ट में जो है उसके पाँव के नीचे होता है रणवीर के और वो उसको वीडियो कॉल मिलाता है, वीडियो कॉल के ऊपर जाके जो है मेरे ख्याल में अजीत डोभाल जो है वो होते हैं और वो उसके सामने जो है फिर वो नारा जो है मुकम्मल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो डरपोक नहीं होता, तो वो उससे रिलेटेड भी जो है बीच में मेंशन किया गया। इन्हें एक-एक चीज़ की जो है वो खबर होती है और है भी और इनका ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है कि यार इस एंगल से नहीं है, इस एंगल से भी देखो और आपको खुली आँख से थोड़ा बहुत जो है वो नज़र आएगा। एक ही एंगल से मत देखो, जो मीडिया दिखा रहा है, जो सोर्सेज़ हैं आपके, उनके थ्रू हमें जो पता चलता है, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। इन्होंने हमनाई की बात की स्टार्टिंग में, वो भी एक क्या सराही बन चुकी है, कह लें कि सवाल तो बनते हैं उसके ऊपर, वो लोग कर रहे हैं, वो भी बीच में है। और एटम का उन्होंने मेंशन किया कि 2 कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह, तो ये भी हमें कहीं न कहीं पता है कि भाई 2 एटमी मुल्क जो हैं आमने-सामने नहीं आएँगे और अगर आएँगे वो भी उन्होंने जो है बीच में मेंशन किया कि आएँगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये तो हम कह-कह के जो है वो फूँक-फूँक के मर गए हैं कि भई यहाँ पे अगर होता है वो एटमी हमला, तो भाई उसका इम्पैक्ट उन्होंने कहा कि कहाँ पे जो है 80-50 जो है उसका इम्पैक्ट और कहाँ 400 का इम्पैक्ट। और उन्होंने कहा कि इतनी किलोमीटर के ऊपर जो लोग होंगे, हड्डियाँ तक जो हैं वो भाई आपकी गल जाएँगी, इतना सख्त इम्पैक्ट है। तो वो क्या लगता है आपको जो मशरूम क्लाउड बनता है उसके थ्रू, वो वहीं पे रहेगा? वो भाई इतना ऊपर चला जाता है कि भाई वो ट्रैवल करता है उसके साथ फिर रेडिएशन वो उसका नुकसान जो है, वो जो बारिशें होती हैं, उसका इम्पैक्ट और वो इम्पैक्ट जो ईरान में आ रहा होगा, वही आपकी फसलों के ऊपर और जो फसलें होंगी या कुछ खाने को मिलेगा, जो चारा गाय, भैंस और वो जानवर जो खाएँगे, वो भी बीमार होंगे, उनको खाएँगे, आप बीमार होंगे। तो ये कह लें नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं इसके थ्रू। तो इम्पैक्ट सबको पता है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये होना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए था। इन्होंने बीच में हाफ़िज़ सईद का नाम लिया और मेरे ख़्याल में कुछ 1 साल पहले, डेढ़ साल पहले कुछ हमला हुआ था, साल पहले मेरे ख़्याल में। और जेल में हुआ था, वो कार पे हुआ था, वो हाँ। और था। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बीच में वो हो सकता है क्योंकि इन्होंने कहा कि राइट हैंड उसके जो थे वो ज़ख्मी हुए। तो इन्होंने जो दूसरी गाड़ी थी जो बच के निकल गई उसका मेंशन ही नहीं किया था कहीं। किसी रिपोर्ट में नहीं था, किसी कह लें कि न्यूज़ रिपोर्ट में नहीं बताया गया। लेकिन अगेन दावा किया गया कि भई ये चीज़ हुई और इंडियन मीडिया के ऊपर बताया जा रहा था कि वो अगेन बच गया, हाफ़िज़ सईद जो है। और कंसर्निंग लाइक ये चीज़ें होती हैं कि भाई एक बंदा जो है वो टेररिस्ट है और उसको आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो गलत होती है। और फिर आप उसके बाद कहें कि हमारे पास कोई टेररिस्ट नहीं है, हम किसी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते। इसके इंटरव्यूज़ जो हैं यूट्यूब के ऊपर बड़े-बड़े चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं और वो उनका एक इंटरव्यू हमने किया भी था, यही थे मेरे ख़्याल में या और थे। उनका भी इंटरव्यू हमने किया था। उनके अपने बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वो वो दूस मसूद अज़हर की मैं मसूद बात अज़हर जो हैं मसूद अज़हर की थी ना? तो मतलब ये जो हैं इस तरह के आप हरकतें करेंगे, मैं सीरियस नोट बोलूँगा कि भाई फिर आपकी जो है वो इम्पैक्ट नहीं रहता, आपकी बात की कदर नहीं रहती। तो कंट्री को कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना जो है वो ज़रूरी है अगर इस इम्पैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं कि दूसरा टेररिस्ट आपके ऊपर हमला करता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है टीटीपी, तो आप उनको टेररिस्ट कहते हैं तो फिर आपके ऊपर रिवर्स सवाल जो है वो उठेगा कि भाई उँगली आपकी तरफ भी आएगी कि आपने भी तो रखे हुए हैं, उनको क्यों ख़त्म नहीं कर रहे? वो क्यों है यहाँ पे? वो क्लेम कर चुके हैं, बता चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है, तो उसके बाद फिर वो क्यों बच गया है या सामने क्यों है, ज़िंदा क्यों है? तो ये इम्पैक्ट भी उन्होंने बीच में डिस्कस थोड़ा बहुत जो है वो किया। अभी इन्होंने एक चीज़ और भी कही ना कि अफ़गानिस्तान से सुसाइड बम्बर जो है मँगवाए जा सकते हैं और उधर से लेके आते हैं। भाई आते हैं उन्होंने मेंशन जो किया। ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा देर से वेट करोगे उसकी कीमत ज़्यादा होगी। जो कम यार क्या कसमें भेड़-बकरियाँ हैं कि कितने साल एज है कितने नहीं। ये इम्पैक्ट है। वो तो ये वही चीज़ें मिसाल हो मतलब कि गई। अफ़गानिस्तान की वो ठीक है ना कि वो सुसाइड बम्बर जो है वो पाकिस्तान भेजता है फिर। है, ये इम्पैक्ट है भाई, जो रियलिटी है उनके ऊपर उन्होंने बात की है। पुरानी शराब वाला हिसाब हो गया, जितनी पुरानी है उतना ज़्यादा नशा। तो यहाँ पे वो बम्बर जो है उनको
मेंशन किया जा रहा है एज अ कैप्सूल, ठीक है, उनका नाम रखा हुआ है कोड वर्ड में कि कौन सा कैप्सूल चाहिए, उनका रेट है। और जो उन्होंने कहानी बताई है बीच में, मैं कहूँगा 110% राइट होती है, क्योंकि आपको वीक पॉइंट चाहिए होता है और आप उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनको साथ लगाते हैं, क्योंकि एक बंदे ने मिशन मुकम्मल करना होता है, एक स्पाई ने, तो उसको वो वीक पॉइंट चाहिए होता है कहीं न कहीं। भावनाओं के साथ खेलना उसे आता है, ठीक है? और वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के लड़के को साथ लगाया, उन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लड़की जो है उसको ऐड ऑन किया, अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फँसाया और उसको भी यूज़ किया और अपने रिसोर्सेज़ जितने हो सके वो बढ़ाते हैं और वो कोशिश यही होती है और लग ऐसे रहा होता है कि रूटीन वाइज़ बंदा यहीं का है। कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ दुबई से और हुँ। कहाँ पाकिस्तान में वो सिलसिला जो है वो आके ख़त्म हुआ और सिचुएशन अभी भी चल रही थी। तो भाई ये जो पीछे एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं, हर मुल्क में हर एजेंसी का बंदा मौजूद है। ये तो रियलिटी है भाई। और ये सबको पता है। अब धुरंधर चली थी तो लोगों ने वो हमने मीडिया के ऊपर अक्सर क्लिप देखा है कि कराची की ऑन स्ट्रीट जो है, वो लोगों को जो बेगर्स थे, वो लेटे हुए हैं, उनको चादरें निकाल-निकाल के उठाया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, तुम स्पाई तो नहीं हो तुम मतलब कि अब वो एक सिलसिला शुरू हो गया था। एज़ अ जोक जो है लोगों ने कहा कि यार ये क्या बकवास है? एजेंसियाँ इस तरह काम करती हैं या इस तरह वो किसी स्पाई को जो है पकड़े। स्पाई इतना वेला बैठा हुआ है कि वो ऑन रोड जो है वो आपको मिलेगा और इस तरह। भाई कुछ चीज़ें रियलिटी के जो है वो करीब-करीब होती हैं, कुछ उससे बियॉन्ड बाउंड्री होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि बंदा कहाँ पे सर्वाइव कर रहा होगा। कहाँ वो बिज़नेस टाइकून बन के वहाँ पे जौहर टाउन में लाहौर में आया और सारी सिचुएशन हुई। नोबडी नोज़ कि भाई एक बंदे को उसने यूज़ किया एज़ अ मोरा, फिर खुद उसकी जगह जो है वो वहाँ पे आया। तो ये सिचुएशन अब किसी को नहीं पता थी, क्या होने वाला है। लेकिन इन्होंने डिस्क्राइब किया अभी तक जो है थर्ड पार्ट हमने किया है और यकीन माने अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन जान के मज़ा आ रहा है और लग रहा है कोई ऐसी फ़िल्म ही चल रही है, कोई ऐसी मूवी चल रही है जिसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं और आप लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे। अगर एन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।